हेलो एवरीवन, आज मैं कोड फोर्सेस अराउंड 660 डिव 2 का एडिटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने 4 प्रॉब्लम्स करे, तो मैं इन 4 का एडिटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे ओवरऑल इस राउंड के जो प्रॉब्लम्स थे मतलब अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे। मतलब दूसरे जो मतलब बहुत ज़्यादा टफ इम्प्लीमेंटेशन या एडहॉक राउंड्स होते हैं उनके मुकाबले तो ये बेटर ही था। और ये बैक टू बैक राउंड हुआ था, कल भी एक राउंड हुआ था, तो उसकी भी एडिटोरियल वीडियो मैंने डाली थी। तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आई थिंक टॉप राइट कॉर्नर में डाल देता हूँ, और उसको भी आप देख लीजिएगा। और इसको अब शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम ए से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था कि इन्होंने नियरली प्राइम डिफाइन किया था किसी नंबर को, और नियरली प्राइम नंबर वो होता है जो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि 6 है, 10 है, ऐसे कुछ और नंबर्स होंगे। तो इन्होंने ये बोला कि हमें एक नंबर दिया हुआ n, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, और उनमें से कम 3 होने चाहिए नियरली प्राइम। तो इसको इसमें यस या नो प्रिंट करना है, और फिर प्रिंट करना है वही 4 नंबर्स। तो मैं बताता हूँ इसमें मैंने कैसे सोचा। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ नंबर्स लिस्ट कर लिए जो कि नियरली प्राइम है, जैसे कि 3 इंटू 2 6 है हमारे पास, फिर 5 इंटू 2 10 है, और 7 इंटू 2 14 है, फिर 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, और 7 इंटू 5 35, फिर 2 इंटू 11 22। और मतलब ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिस्ट कर लिए, सबसे छोटे छोटे। अब मेरा मेन आइडिया ये है कि ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े भी नंबर्स होंगे ऑब्वियसली, कि जो बहुत बड़े बड़े प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके आ रहे हो। बट इंट्यूटिवली ये समझ में आ रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मुझे लगता है इसमें से सिर्फ 5 नंबर्स से काम हो जाएगा। मतलब सबसे छोटे वाले 5 या 6 से काम हो जाएगा, या तो शायद 4 से भी काम हो जाए, बट उनसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, जो इनपुट वाला जो n है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए तो यही 3 से ही काम हो जाएगा। बस ये 3 ले लीजिए। और जो चौथा नंबर है वो अगर मतलब n अगर 30 से बड़ा है तो ये 3 और वो चौथा वाला नंबर करके यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 30 से बड़ा नहीं, मतलब आई थिंक 60 से बड़ा होगा या इसके आसपास। मतलब अगर n सफिशिएंटली बड़ा है तो इन्हीं 3 से काम हो जाएगा। और लेकिन अगर n छोटा है तो हो सकता है कि हमें कोई दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जैसे इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो इससे आ रहा है 30। तो अगर मेरे पास नंबर होता 36, तो प्रॉब्लम क्या होती, इन तीनों को लेने के बाद मैं अगर दोबारा इसी को ले लेता तो दिक्कत हो जाती। तो क्योंकि मतलब इन तीनों को लेने के बाद मैं फिर से 6 लेता तो 6 2 बार हो जाता, और हमें सारे नंबर डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए इन 3 से तो काम नहीं हो रहा है। बट तो मैंने ये सोचा कि छोटे छोटे नंबर्स ही क्योंकि चाहिए, और ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि मतलब 6 या 7 से कम में हो ही जाएगा काम। क्योंकि ऐसा 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 कोलाइड करे कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, तीनों नियरली प्राइम है, और इन तीनों को अगर मैं ऐड करके n से माइनस करूँ, मतलब n माइनस a माइनस b माइनस c, और ये इक्वल टू या तो a या तो b या तो c हो जाए, तो ये चीज़ मतलब ज़्यादा बार नहीं हो सकती। अगर मैं ए बी सी को बदलता रहूँ या मतलब सी को बढ़ाता रहूँ तो वो छोटा होता रहेगा। तो आई डोंट थिंक मुझे 7 या 8 से ज़्यादा नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए यही किया। इस क्वेश्चन में मैंने सिंपली ब्रूट फोर्स किया। एक्चुअली टैग भी अगर देखें तो इसमें टैग भी ब्रूट फोर्स दिया हुआ है, और ये इसीलिए है क्योंकि ये मतलब एक अच्छा सोल्यूशन था। इसमें मैंने क्या किया कि एक वेक्टर में शुरू के कई सारे स्टोर कर लिए। मतलब सेफ साइड रहने के लिए मैंने शायद 12-13 स्टोर कर लिए। आई थिंक 6 या 7 से भी काम हो जाता, शायद 4-5 से भी काम हो जाता, बट मुझे जल्दी सॉल्व करना था, तो मुझे मतलब प्रूव करने से अच्छा मैंने ये करना बेटर समझा। और ऐसा होता भी है, कॉन्टेस्ट में टाइमर चल रहा होता है, तो मैंने बस इनमें से हर 3 पिक करके देखे कि उनसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो यस कर दिया, वरना नो कर दिया। और तो यही सोल्यूशन था प्रॉब्लम ए का। अब प्रॉब्लम बी की तरफ मैं बढ़ूंगा। ओके, तो ये अच्छा प्रॉब्लम था।
लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, लंबा है। इसमें बेसिकली एक नंबर है x और उसमें टोटल n डिजिट्स हैं। फिर क्या किया कि उन्होंने x को मिटा के k लिख दिया, और k में एक्चुअली क्या किया कि सारे जो डिजिट्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट कर। एक्चुअली मैं एवरेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझाता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं ड्रॉ करके अपना अच्छे से समझाता हूँ शुरू से। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक बोर्ड पे x एक नंबर है, जैसे कि 3, 5, 7, 3, 7 ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर होता है मान लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो n है, मतलब कि इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि इस नंबर को इन्होंने चेंज कर दिया, हर नंबर का बाइनरी, हर डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा। जैसे कि 3 हो गया 11, 5 हो गया 101 और 7 हो गया 111। तो इस तरह इन्होंने सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा, और उसके बाद क्या किया, सब कुछ है कॉन्कैटिनेट कर दिया। मतलब 3 को ऐसे लिखा 11, फिर 5 को लिखा 101, फिर 3 को लिखा 11, फिर 111। तो इस तरह किसी भी नंबर को इन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये था कि इन्होंने नंबर x को बदल के नंबर k कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक और ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन क्या था कि इन्होंने इसके एंड में से n डिजिट्स हटा दिए। ये जो हमारे पास ये वाला नंबर आया, ये जो k आया, इसमें से इन्होंने n डिजिट्स हटा दिए। n मतलब यहाँ पे 4 है, तो इन्होंने एंड की 4 डिजिट्स हटा दी। तो इस तरह इन्होंने 4 डिजिट हटा दी। तो ये किया इन्होंने। तो ये मतलब टोटल एक ये मतलब पूरा ऑपरेशन है। अब हम क्या चाहते हैं, अब मतलब ये इन्होंने ऑपरेशन को डिस्क्राइब किया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में हमें x बताना है और दिया हुआ है हमें n। तो हमें मतलब एक नंबर x प्रिंट करना है जो कि टोटल n डिजिट्स का होना चाहिए। और स्पेशलिटीज हमें ये चाहिए कि जो नंबर r आया था, r क्या था, r था कि मतलब जो नंबर x था उसकी पहले हर डिजिट को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा, उसके बाद उसमें से लास्ट के n डिजिट हटा दिए, तो जो बचा वो r हुआ। तो हमें क्या करना है, r को मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें ऐसा प्रिंट करना है x कि r मैक्सिमाइज हो जाए। और आउट ऑफ द टोटल पॉसिबल, मतलब जितने भी टोटल पॉसिबल x हैं जिनसे ये r आ जाए, उनमें से हमें मिनिमम वाला x चाहिए। तो कहने का मतलब हमें मिनिमम वो x चाहिए जिससे r मैक्सिमम हो जाए। और r का मतलब क्या है कि x के सारे डिजिट्स को हम पहले बाइनरी में लिखें, उसके बाद n में से n डिजिट हटा दें, और x जो है n डिजिट का नंबर है। तो हमें ये काम करना है। तो इसमें सबसे पहला ग्रीडी ये चीज़ जाती है दिमाग में कि जो नंबर r है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जितने k में डिजिट्स थे -n। तो अगर मैं लिखूं डी के मतलब कि k में कितने डिजिट्स थे -n, तो इतने हैं r में डिजिट्स। तो मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका मतलब कि डी के ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब डी के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि k में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट कैसे हो सकते हैं, कहने का मतलब x में अगर मेरे पास n डिजिट्स थे तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। एक बार मैं सारे नंबर्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाता हूँ। तो 1 बन जाता है 1, 2 बन जाता है 10, 3 बन जाता है 11, फिर 4 बन जाता है 100 एंड सो ऑन। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो 8 और 9 है, इन दोनों से 4-4 डिजिट मिलती है हमें बाइनरी में। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमाइज करने हैं, तो हमारा जो x होगा उसमें 8 या 9 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होगी। तो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो नंबर x है उसमें सिर्फ 8 या 9 होगा और कोई भी डिजिट नहीं होगी। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अब इसके बाद हमें बस n बार 8 या 9 भरना है। ठीक, तो अब फिर से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं कि जो भी हमारा नंबर होगा उसमें एंड की क्योंकि कुछ डिजिट्स रिमूव होती जा रही हैं, तो एंड में अगर हम 8 रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो रिमूव ही हो गया है। यहाँ पे हमें 9 रखने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी एक्स को छोटा से छोटा चाहिए। तो एंड में मैं 8 डालते जाऊँगा, क्योंकि वो तो मतलब उसकी तो पूरी डिजिट्स रिमूव ही हो सकती हैं। मतलब एक कोई पॉइंट होगा, जैसे अगर मेरा एंड डिजिट्स का नंबर है तो एक कोई पॉइंट होगा, उसके आगे मैं सारे 8 डिजिट डालता जाऊँगा।
और इसके पहले मुझे सारे 999 डालने पड़ेंगे क्योंकि ये डिजिट्स रिमूव नहीं हुई है। तो एग्जामिन करते हैं कि हमें कहाँ तक 999 डालना पड़ेगा और कहाँ पे 8888 डालेंगे। तो ये देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 999999888888, जैसा कि हमारा कोई आर्बिट्री नंबर होगा कि कई बार पहले 9 आएगा फिर कई बार 8 आएगा, तो उसको हम किस तरह करेंगे? उसमें हम सारे 9 को पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर सारे 8 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी? तो n डिजिट्स हैं x में, तो x में अगर n डिजिट्स हैं तो k में हो जाएंगी 4n डिजिट्स, क्योंकि हम x की हर एक डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, उसको बाइनरी में लिख रहे हैं और 8 या 9 लिख रहे हैं, तो टोटल 4n डिजिट्स हो जाएंगी। और इसमें से हम क्या करेंगे, n हटा देंगे, तो इसका मतलब जो हमारा r है उसमें टोटल 3n डिजिट्स होंगी एंड में, तो उसमें 3n डिजिट्स होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा k हो उसकी स्टार्टिंग की 3n डिजिट्स जितने हैं उसमें मतलब सब में 9999 हो और एंड में, और मतलब इसके अलावा बाकी की जो n डिजिट्स हैं यहाँ पे जो रिमूव हो गई उनमें 8888 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि अगर ये मेरा नंबर होता, मतलब n इक्वल टू 5 होता, अगर n इक्वल टू 5 होता तो पहले तो इससे जो k बनता उसमें 20 डिजिट्स होते, उसमें से 5 माइनस करते तो 15 डिजिट होती r में, ठीक है। तो इन 15 डिजिट्स में से 15/4 का जो फ्लोर होगा, फ्लोर मतलब कि मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब रिमाइंडर को इग्नोर कर देंगे, कहने का मतलब ये जो फ्लोर होगा ये इक्वल टू होगा 3। तो 3 बार मुझे 9 भरना है और बची हुई जगहों में 8 भरते जाना है, कहने का मतलब n इक्वल टू 5 के लिए ये मेरा ऑप्टिमल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसको एग्जामिन करते हैं कि इसको जब हम वापस बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा। ऐसा कुछ होगा, इनमें से एंड की हम 5 हटा देंगे, इसका मतलब ये 5 हम हटा देंगे, तो इन 5 को तो हमने हटा दिया, तो लास्ट की 2 मैंने 8 भरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इस वाले को 9 कर देता तो भी क्या होता है, यहाँ पे 1 हो गया, हट ही जाता था, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए इस वजह से मैंने यहाँ पे 8 भर दिया, और इसके आगे वाली सारी 8 तो भरनी ही थी क्योंकि मतलब यहाँ पे 9 होता तो क्या फ़ायदा होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ तक 8 भरना था। और लेकिन इन सब में 9 भरना जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी 8 हुआ तो ये 0 हो जाता और नंबर छोटा हो जाता, तो हमें मैक्सिमम करना है r को और मिनिमम करना है x को। तो ये फाइनल तरीका हुआ, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का है। तो हमें चाहिए जो 3n है, 3n/4 का जो फ्लोर है इतनी बार हमें 9 भरना है और बची हुई प्लेसेस मतलब कि n माइनस फ्लोर ऑफ 3n/4 उतनी जगह में हमें 8 भरना है। तो ये था प्रॉब्लम बी का एडिटोरियल। इसमें भी मैं हल्का सा अपना कोड दिखा देता हूँ। ये मेरा 2-3 लाइन का है। बेसिकली मैंने पहले 3n लिया और 3n/4 बार मैंने 9 प्रिंट किया, उसके बाद n-3n/4 बार मैंने 8 प्रिंट किया और बस यही आंसर था। तो अब प्रॉब्लम सी पे आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि हमारे पास ओके, तो इसमें बेसिकली एक ट्री दिया हुआ है। अच्छा हाँ, तो इस प्रॉब्लम में एक प्री रिक्विजिट है, वो है ट्री। तो अगर ट्री के बारे में ना आता हो तो ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते आप। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्री के बारे में पहले पढ़ लें। उसके लिए मैंने तो कोई वीडियो अभी नहीं बनाई है, तो आप गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ सकते हैं या फिर CP एल्गोरिथम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत हैकर अर्थ पे भी कंटेंट है ट्रीज वगैरह के बारे में, और वहाँ से आपको ट्रीज पढ़ना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वरना अभी के लिए क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि ट्री की नॉलेज के बिना तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक रूटेड ट्री है जो कि 1 पे रूटेड है, 1 मतलब कैपिटल है, और m सिटीजन्स रहते हैं। तो ओके, अगेन स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा है, तो मैं उसको मतलब ड्रॉ करके अच्छे से अपनी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ पूरे स्टेटमेंट को।
तो बेसिकली हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है। मैं ऐसे ही एक आर्बिट्ररी ट्री बना दे रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ ट्री दिया हुआ है और ये जो रूट है ये वर्टेक्स 1 है और बाकी कुछ भी वर्टिसेस हैं। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे पास m पीपल हैं और ये सब वर्टेक्स 1 पे खड़े हैं। अब क्या होगा कि इन m में से कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से कुछ लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। इस तरह करते करते ये m लोग डिस्पर्स होके किसी ना किसी वर्टेक्स पे चले जाएंगे। तो मतलब कि इस ट्री की किसी ना किसी वर्टेक्स पे सारे चले जाएंगे। तो कौन से कितने जाएंगे, मतलब कितने कहाँ पे जाएंगे, तो हर वर्टेक्स को हमने कुछ मतलब कुछ नंबर है हर वर्टेक्स का, जैसे मान लीजिए 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो बेसिकली हमें एक एरे दी हुई है। तो जैसे अगर P2 = 7 है, तो अगर ये वर्टेक्स 2 है तो यहाँ पे 7 लोग आके रुक जाएंगे, मतलब m में से तो मैं इन जनरल इसको लिख देता हूँ कि जैसे अगर मतलब जो वर्टेक्स 1 है वहाँ पे m लोग हैं, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और कोई भी आर्बिट्ररी वर्टेक्स होगा, जैसे वर्टेक्स x हो, तो यहाँ पे टोटल px लोग आ जाएंगे, मतलब उन m में से px लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मेनली ये था। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि जितने भी लोग हैं वो या तो गुड मूड में है या बैड मूड में है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग स्टार्ट होते ही बैड मूड में चले, मतलब ये जो m लोग हैं इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग शुरू से ही बैड मूड में रहे हों, और ऐसा हो सकता है कुछ लोग गुड मूड में रहे हो, रास्ते में उनका मूड बिगड़ गया हो, जैसे यहाँ तक गुड मूड था फिर यहाँ पे आके उनका बैड मूड हो गया। तो ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोग का शुरू से ही बैड मूड हो गया, मतलब बेसिकली गुड मूड और बैड मूड दिया हुआ है। फिर हमारे पास हर सिटी में, मतलब ये जितने भी ट्री के वर्टिसेस हैं ये सब एक सिटी है, तो हर सिटी में एक हैप्पीनेस मीटर टाइप का दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेट करता है कि मतलब कितने लोग जो इसमें आए, मतलब टोटल जितने आए उनमें से चाहे रुक गए हों चाहे निकले हों, तो उनमें से कितने गुड मूड में थे और कितने बैड मूड में थे, इसका एक मेजर टाइप का करते हैं हैप्पीनेस मीटर। तो ये मेजर करता है कि अगर जैसे यहाँ इस पॉइंट में अगर जी गुड लोग आए होते और बी बैड लोग आए, मतलब जी गुड मूड वाले लोग आए होते और बी बैड मूड वाले लोग आए होते, तो यहाँ पे हमारे पास h = होता g - b, और ये जो h है ये इनपुट में दिया हुआ है। तो h है मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द टाउन, और ये हमारे पास हर टाउन की दी हुई है कि अगर कोई आर्बिट्ररी वर्टेक्स x है तो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है hx, और hx है कि यहाँ पे मतलब कितने लोग आए गुड मूड वाले माइनस कितने लोग आए बैड मूड वाले। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें चेक करना है कि जो HI की जो वैल्यूज़ हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, मतलब कि मीटर सारे सही हैं और ये होना पॉसिबल है कि नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मीटर्स गड़बड़ हों और ये जो मतलब HX की जो वैल्यूज़ है सारी वर्टिसेस के लिए, ये हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट हो सकता है कभी पॉसिबल ना हो कि ये वैल्यूज़ बन जाए HX की। तो हमें बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, और आई थिंक केवल येस या नो ही आंसर करना है। हाँ, तो हमें केवल येस या नो आंसर करना है। तो कुछ बहुत सिंपल से बेस केसेस के बारे में पहले देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि एक टाउन में टोटल कितने लोग एंटर करेंगे। तो इस टाउन में उतने लोग एंटर करेंगे जिनको यहाँ पे आना था, मतलब कि अगर ये टाउन x है तो px लोग तो यहाँ पे एंटर करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको तो यहाँ पे आना ही था, तो m में से px लोग तो यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक कोई टाउन y हो जो x के सब ट्री में आता हो, मतलब कि x के सब ट्री में अगर कोई y आता है तो यहाँ पे अगर py लोगों को आना है तो 1 से अगर आ रहे हैं यहाँ तक तो रास्ते में x पे तो आए ही होंगे, तो x पे हमें py भी ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक वर्टेक्स x में टोटल कितने लोग विजिट करेंगे, कितने लोग एंटर करेंगे, तो वो होगा सम ऑफ p फॉर ऑल वर्टिसेस इन द सब ट्री। मतलब कि जैसे अगर ये वर्टेक्स की मैं बात करूं तो ये जो इसका पूरा सब ट्री है
इसके हर वर्टेक्स पे जो पी की वैल्यू है सबका जो समेशन होगा इतने लोग एंटर करेंगे इस वर्टेक्स पे, तो ये हमें पता हुआ है। ओके, तो अच्छा अब एक इक्वेशन ये है कि इसमें जितने लोग एंटर किए उनका मूड या तो गुड होगा या तो बैड होगा, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, टी ओ टी, मतलब इसको कह देता हूँ टोटल, ठीक है, मतलब टोटल कितने एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होगा समेशन ऑफ पी इन द सब ट्री। ओके, तो कहने का मतलब टीओटी होगा कि पी की वैल्यूज इस वर्टेक्स से सब ट्री में जो पी की वैल्यूज है उसके जो समेशन है उसको मैं टीओटी बोल दूंगा, ठीक है। और जो एच है वो तो हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो एक चीज ये क्लियर है कि जो टीओटी है उससे मतलब जो टीओटी है वो ग्रेटर इक्वल टू एच होगा। रीजन क्या है कि अगर सारे लोग हैप्पी भी आ गए तो क्या होगा कि मतलब इसमें टोटल टीओटी लोग एंटर किए, अगर सारे हैप्पी होते मतलब सारे हैप्पी मूड के होते तो क्या होता, तो फिर टीओटी इक्वल टू एच हो जाता, क्योंकि मतलब सारे गुड मूड वाले हैं। लेकिन एच कभी टीओटी से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन है कि एच जो है टीओटी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसी सेम कंडीशन हमारे पास एक ये भी आएगी कि जो टोटल नंबर ऑफ बैड पीपल है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर सारे लोग बैड हुए तो क्या होगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस टीओटी, है ना। इसका मतलब यही है कि जितने लोग आए वो सारे बैड थे, तो एच इक्वल टू माइनस टीओटी हो जाएगा, लेकिन एच इससे कम तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हमारे पास होगा एच ग्रेटर इक्वल टू माइनस टीओटी, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स कभी इससे कम नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं जो एच को बाउंड कर रही हैं। तो हमें सबसे पहले ये तो चेक करनी ही पड़ेगी, और कहीं पे अगर ये फेल हो गया तो आंसर नो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों कंडीशन चेक करना जरूरी है हर वर्टेक्स के लिए। ओके, इसके बाद आती हैं बाकी चीज़ों की बात। तो अब हम ये मानते हैं कि इस वर्टेक्स पे हमारे पास टीओटी है, एच है, और मैं दो वेरिएबल्स और ले रहा हूँ इसी वर्टेक्स पे, जी और बी। तो जी है कि कितने लोग गुड थे और मतलब कितने लोग गुड मूड में थे, और बी है कि कितने लोग बैड मूड में थे। तो इससे हमें पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी अच्छी सी। कहने का मतलब जी प्लस बी जो होगा वो इक्वल टू टीओटी होगा। कहने का मतलब जो गुड मूड वाले लोग हैं प्लस जो बैड मूड वाले लोग हैं सब मिला के टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। तो एक ये इक्वेशन आई, और ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि जी माइनस बी इक्वल टू एच होगा, ये तो डेफिनेशन ही है एच की। तो ये दो चीज़ हमारे पास आ गई, और ये लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों, इनको सॉल्व करके हम गुड और बैड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे आ जाएगा गुड इक्वल टू टोटल प्लस एच बाई टू। मैं एक बार सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ इक्वेशंस। तो था जी प्लस बी इक्वल टू टी ओ टी था, और जी माइनस बी इक्वल टू एच था। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू जी इक्वल टू टी ओ टी प्लस एच। तो इससे फाइनली आ गया जी इक्वल टू टी ओ टी प्लस एच बाई टू, और बी इक्वल टू टी ओ टी माइनस एच बाई टू। तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो अब हम लिख सकते हैं कि एक वर्टेक्स पे टोटल कितने गुड मूड वाले लोगों ने एंटर किया और टोटल कितने बैड मूड वाले लोगों ने एंटर किया, उसको जी और बी में स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो गुड मूड वाले लोग हैं उनका मूड आगे चल के बिगड़ सकता है, लेकिन जो बैड मूड वाले लोग हैं उनका मूड कभी सुधर नहीं सकता है, तो बैड वालों का हमेशा बैड रहेगा। तो अगर मेरे पास कोई भी जनरल वर्टेक्स है और उसके बाद उसके सब ट्री में मतलब कुछ चिल्ड्रन कई सारे जा रहे हैं, तो और यहाँ पे रूट के डायरेक्शन से एंटर किए हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए ए बैड लोग एंटर किए हैं, ए मतलब ए बैड मूड वाले लोग एंटर किए हैं, और यहाँ से जितने बैड मूड वाले लोग एग्जिट किए उन सबका सम मान लीजिए के है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक वर्टेक्स है मेरे पास, उसमें ए बैड मूड वाले लोगों ने एंटर किया और
के बैड मूड वाले लोगों ने एग्जिट किया टोटल। तो मैक्सिमम कितने बैड मूड वाले लोग इसी वर्टेक्स में रुक सकते थे, वो हो सकते थे पी हमारे पास वाली एरे जो क्वेश्चन में दी हुई थी कि मतलब कितने लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास कि जो ए बैड मूड वाले लोगों ने एंटर किया, ठीक है, उनमें से पी लोग यहीं पे रुक गए प्लस के लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ऐसा हो सकता है। पर अगर जो p प्लस के है वो अगर a से भी ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब अगर p प्लस के ग्रेटर देन a आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैड मूड वाले a लोग घुसे, लेकिन जो रुके मतलब जो रुक गए यहाँ पे और जो निकले, उनमें से टोटल जो बैड मूड वाले लोग हैं वो a से अगर ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि लोगों का मूड बिगड़ सकता है। लेकिन अगर मैं a ग्रेटर देन p प्लस के बोल देता, इसका मतलब है कि a बैड मूड वाले लोग आए और p रुके, k निकल गए। लेकिन p प्लस के अगर a से कम है तो इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ बैड मूड वालों का मूड गुड में बदल गया, और वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये कंडीशन है फेलियर की। अगर ऐसा किसी भी वर्टेक्स के लिए हो गया कि a ग्रेटर देन p प्लस के हो गया, जहाँ पे के है कि टोटल आउटगोइंग कितने बैड मूड वाले हैं, तो अगर a ग्रेटर देन p प्लस के हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी और तब हमारा आंसर पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो बस यही मेन लॉजिक था क्वेश्चन का। इम्प्लीमेंटेशन के लिए डीएफएस वगैरह आना चाहिए, तो वो तो आता होगा तो ही आता होगा, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ट्री वगैरह प्रीरेक्विजिट भी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। बाकी मेनली कर हम यही रहे हैं कि एक वर्टेक्स है तो डीएफएस करके उसके सारे सब ट्रीज का जो टीओटी की वैल्यू है वो सब यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, तो इससे करंट वर्टेक्स की टीओटी की वैल्यू मिल जा रही है। और यहाँ सब कितने बैड मूड वाले एंटर किए वो हमने कह दिया कि यहाँ पे जो बी की वैल्यू थी वो सब हमने कह दिया यहाँ पे बैड मूड वाले जो एंटर किए उसके इक्वल। और मतलब बेसिकली इन सब पे इन सारी वर्टिसेस पे जो बी की वैल्यू है उनका जो समेशन है उसको मैंने के बोल दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से कितने लोग निकले जो बैड मूड के थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग गुड मूड वाले भी निकले, आगे चल के बैड हो गए, लेकिन उन सबको मैं के में ही जोड़ ले रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे यहाँ से जो एंटर किए बैड मूड वाले वो तो हमारे पास उन्हीं इक्वेशन से आ गए थे जो मेरे पास थी, टी ओ टी इक्वल टू जी प्लस बी और एच इक्वल टू जी माइनस बी, तो उनसे वो आ गए। तो यहाँ पे हमें बस कॉन्स्टेंट्स वगैरह चेक करने हैं, और जो दो तीन कंडीशंस थी कि जो है टोटल एच से ज़्यादा ही होना चाहिए या फिर माइनस एच से कम, मतलब ये सब जो दो कंडीशन मैंने लिखी थी पहले वो। और ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ बैड मूड वाले पीपल जो एंटर किए और जितने एग्जिट किए और रुक गए, तो एंटर वाला कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर ये इनमें से कोई भी फेल करी तो आंसर नो हो जाएगा, वरना आंसर यस होगा। तो यही था इस क्वेश्चन में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन डी की तरफ, और थोड़ा सा कोड में दिखा भी देता हूँ। तो जिसको मैं के बोल रहा था, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया था बैड चाइल्ड, और बैड चाइल्ड में मैं ऐड कर रहा हूँ जितने चिल्ड्रन हैं उनमें टोटल बी का समेशन कितना है। तो जो मैं एक्सप्लेन करते समय जो के बोल रहा था उसको यहाँ पे मैंने बैड चाइल्ड लिया है, और फिर वही सारी कंडीशन मैंने चेक कर ली कि अगर पी ओ एस एस मेरा एक वेरिएबल है पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर कभी भी उसको मैंने जीरो कर दिया मतलब नॉट पॉसिबल हो गया। तो वही अगर एच अगर टोट से ज़्यादा है तो नॉट पॉसिबल, या फिर एच अगर माइनस टोट से कम है तो नॉट पॉसिबल। और हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी कि जो टी ओ टी प्लस एच है वो ऑड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑड होता तो ये वैलिड ही नहीं होता है यहाँ पे। मतलब डिवीजन, हम डिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये मतलब ये चीज़ इवन ही होनी चाहिए, वरना उसको डिवाइड करके ऑड क्वांटिटी को डिवाइड करके नहीं हो पाएगा ना। मतलब लोग आधे तो हो नहीं सकते डेसिमल में,
तो ये भी एक कंडीशन हमें देखनी थी। और फाइनली ये कि जो टोटल बैड यहाँ पे एंटर किए वो जितने रुक सकते हैं यहाँ पे प्लस जितने बाहर गए वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वरना पॉसिबल 0 हो जाएगा। और बस यही किया था कि अगर पॉसिबल है तो यस, वरना नो। तो ये करना था यहाँ पे। अब मैं प्रॉब्लम डी की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम डी है, तो इसमें पहले ही टैग दिख रहा है कि ये डीपी का है। और लेकिन मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉब्लम को। तो हमारे पास दो एरेज हैं, ए और बी, और इनिशियली एक वेरिएबल है आंसर, उसकी वैल्यू 0 है, और हम हर मूव में एक कोई पोजीशन आई चूज कर सकते हैं, फिर ए आई को आंसर में ऐड कर देंगे। अगर बी आई -1 नहीं है तो ए आई को ए बी आई में ऐड कर देंगे, और हमें आंसर को मैक्सिमाइज करना है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, और हमें बी आई मतलब आंसर को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जो ऑपरेशन है उसको हमें हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली वंस करना है। तो हमें कोई ऐसा एक ऑर्डर चूज करना है कि आंसर मैक्सिमम हो जाए। और ये एक एडिशनल कॉन्स्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना नहीं हो पाता क्वेश्चन। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो सीक्वेंस है बी आई बी आई बी बी आई मतलब बी 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 आई, ये साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब कि हमेशा -1 पे आके एंड होगा। तो मतलब एक तो हिंट मिली गया कि ये डीपी है, और फिर ये बता भी रहा है कि साइक्लिक नहीं है, और ये फंक्शनल ग्राफ टाइप का कुछ है। तो ठीक है, ये इनफ हिंट है कि यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन रहा है, और जो कि हमें डीपी में चाहिए भी होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो मैं उसको दिखाता हूँ कि किस टाइप का होगा। तो ये जो एरे होगी, मतलब उसका फंक्शनल ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब जो बी है वो कहीं इधर पॉइंट कर रहे हैं, कोई इधर पॉइंट कर रहा है, और लेकिन फाइनली जो भी एलिमेंट होगा वो अल्टीमेटली -1 पे पॉइंट करेगा ही, मतलब सब आके -1 पे रुकेंगे, और कहीं पे भी साइकिल नहीं बनेगी, डायरेक्टेड साइकिल कहीं नहीं बनेगी। तो इस तरह का फंक्शनल ग्राफ है। फंक्शनल ग्राफ किस तरह बन रहा है, जो एरे थी, ये जो मतलब एरे बी है, उसका फंक्शनल ग्राफ टाइप का। जैसे मतलब एरे बी अगर होती 2 -1, अगर ये होती एरे, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स 1 है उससे मैंने 2 पे पॉइंट आउट करा, और 2 से -1 पे पॉइंट आउट किया। तो ऐसा है। तो अल्टीमेटली हर चेन आके -1 पे टर्मिनेट होगी, और इस तरह एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ टाइप का बन जाएगा। अब इस पर हमें डीपी करनी है। तो क्योंकि डीपी की प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, उसमें काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स से नहीं बताऊँगा। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कि व्यूअर्स को ये सब चीज़ थोड़ी बहुत आती होंगी, नहीं आती हों, तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दे रहा हूँ, देख के डीपी वगैरह सीख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है कि पहले तो थोड़ा सा इसमें ग्रीडी भी करना है। तो ग्रीडी ऐसा है कि अगर पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ए आई है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर देता, अगर मैं कह देता कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करते ग्रीडी। तो तब हम ग्रीडली ऐसा कर सकते थे कि जब भी हम किसी वर्टेक्स पे ऑपरेशन करेंगे, तो आंसर में क्या ऐड होगा, इस वर्टेक्स की वैल्यू ऐड होगी, प्लस इनमें से जिसको हम जिस पे हम ऑपरेशन पहले कर चुके हैं उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ऐड होके आगे ऐड होती। तो अगर हर वर्टेक्स पे पॉजिटिव होता तो हमेशा ये बेटर होता कि किसी भी वर्टेक्स पे ऑपरेशन करने के पहले उसके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन सब पे ऑपरेशन को पहले कर दिया जाए। तो कहने का मतलब इसको करने के पहले मैं ये करता, इसको करने के पहले ये करता, इसको करने के पहले ये सारे करता, और इनके और एंसेस्टर्स होते तो उन पे भी मैं पहले करते जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है कोई भी नेगेटिव भी हो। तो ग्रीडली सोचा जाए तो जहाँ पे नेगेटिव है वहीं पे बस प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको और लंबा कर देता हूँ ग्राफ को। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती पॉजिटिव +5, तो हमेशा एडवांटेजियस होता कि इसको पहले मैं यहाँ पे भेज देता, कभी इससे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे पास वैल्यू -6 होती तो ये 5 भेजने के बाद भी यहाँ पे -1 ही हो पाती।
अब अगर इस -1 को मैं यहाँ भेज दूंगा ना, तो फिर मतलब इसमें जो भी वैल्यू थी वो 1 कम हो जाएगी, फिर जब इसमें ऑपरेशन करूंगा तो वो और कम हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से 5 जब यहाँ आया तो ये -1 बना। अब इस -1 को यहाँ भेजने के पहले ही मैं इसको यहाँ भेज देता, इससे ये फ़ायदा होता कि मेरा आंसर मैक्सिमाइज होता चलता है। ये सब ग्रीडी है, तो ग्रीडी का मैं कभी प्रूव नहीं करता हूँ, मतलब उसको इसमें मैं यूजुअली यही करता हूँ, आपको भी यही करना चाहिए। 2-3 बार केस बना के देखिए और पूरी कोशिश करिए काउंटर केस बनाने की, नहीं बन पाया तो यूजुअली सही होता है ग्रीडी। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है ग्रीडी को प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही ग्रीडी है कि मतलब अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम उसके मतलब उसके चिल्ड्रन में ऐड कर देंगे, लेकिन मतलब उसके चिल्ड्रन में ऐड कर देंगे उसके चिल्ड्रन पे ऑपरेशन करने से पहले, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पे ऑपरेशन करने से पहले हम इसी पे ऑपरेशन कर देंगे, और इस तरह से ये वैल्यू अपडेट भी होती रहेगी, -6 बदल के -1 बन जाएगा। अब लेकिन जहाँ पे भी कहीं नेगेटिव है वैल्यू तो उसको हम बाद में करेंगे, मतलब कि पहले हम ये कर लेंगे उसके बाद ये करेंगे, तो ये हमेशा एडवांटेजियस होगा। तो ये ग्रीडी स्ट्रेटेजी थी इस क्वेश्चन में। तो मेन क्वेश्चन का जो मेन स्ट्रेटजी है वो बस यही है और इसी तरह आंसर आ जाएगा। अब बाकी बात केवल इम्प्लीमेंटेशन की बची। तो क्योंकि मतलब मैं रिपीट सिखा ही रहा हूँ चैनल में और कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, मैं आई थिंक आधे से ज़्यादा तो मेरे चैनल वाले ही होंगे, तो मैं उनको एडवाइस करूँगी कि एक बार अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो ये चीज़ यूज़ करके सॉल्व करने की अब कोशिश करें, क्योंकि मतलब मैंने मतलब इससे थोड़े मुश्किल ही सवाल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डीपी में, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था उस हिसाब से, अगर फॉलो कर रहा हो कोई मेरी सीरीज़। पर एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है कि अभी भी इससे मतलब आंसर तो डीपी से इजीली निकल जाएगा, लेकिन जो सीक्वेंस है उसको ओरिजिनल सीक्वेंस रिकवर करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। मतलब जो चॉइस टेबल वाली टेक्निक है वो प्रॉबेबली नहीं काम करेगी यहाँ पे, मतलब जितना मुझे समझ में आया, मैं तो चॉइस टेबल वाली टेक्निक नहीं यूज़ कर पाया। अगर आप लोग कर लें तो अच्छी बात है, बट उस यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो पहले तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बट एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो ग्राफ मैंने बनाया था इस तरह का, तो मैंने ये ग्राफ नहीं इसका रिवर्स ग्राफ बना लिया। रिवर्स ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि अब मुझे डीएफएस करने में आसानी होगी या विजिट करने में आसानी होगी, तो पूरे ग्राफ को मैंने रिवर्स बना लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जो इस वर्टेक्स पे आंसर या फिर कोई भी एक जनरल वर्टेक्स में बना लेता हूँ, जैसे ये कोई वर्टेक्स है तो इससे मतलब कुछ आउटगोइंग होगा और इससे मतलब एक ये, क्योंकि रिवर्स ग्राफ बना रहा हूँ तो आउटगोइंग एक्चुअली इनकमिंग बन गया, तो ये मैंने रिवर्स ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ऑपरेशन करने के पहले हो सकता है कि मैं इनमें से किसी एक में ऑपरेशन किया होता पहले, तो इन सब पे जो वैल्यूज होंगी वो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सही होंगी, मतलब सही वैल्यू में स्टोर कर चुका हूँ, मतलब कि ऑब्वियसली डीएफएस से हो ही जाएगा कि अगर ये विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट कर लूँगा, वही जो एडकोडेड डीपी कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम जी में जिस तरह टेक्निक यूज़ करी थी, तो वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि अगर विजिटेड नहीं उसको विजिट करके सही वैल्यूज इन सब में स्टोर कर लेंगे। तो इस पे जो वैल्यू है अगर ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो फिर इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो इसको ऐड कर लेंगे। तो बस इसी से मतलब बेसिकली जो डीपी ऑफ ये अगर ये वर्टेक्स एक्स है तो डीपी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 0,
dpy सच दैट y से एज है x में, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा y से एज है x में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिवर्स ग्राफ बना रहे हैं, तो बल्कि ऐसा बोल देते हैं कि रिवर्स ग्राफ में x से एज है y में, कहने का मतलब x से एज है y में इन रिवर्स ग्राफ। तो ये डीपी एक्स की वैल्यू होगी और हमारा फाइनल आंसर होगा समेशन ऑफ डीपी एक्स फॉर ऑल एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा कि जो मतलब जो आंसर है वो सिर्फ इसी से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को स्टोर रखना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो चॉइस टेबल हम बनाएंगे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चॉइस टेबल में हमें क्या करना पड़ेगा, हर वर्टेक्स के लिए उसके हर एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए स्टोर करना पड़ेगा इसको लिया कि नहीं लिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह स्टोर करनी पड़ेगी। एक्चुअली शायद मैप वगैरह में करके स्टोर कर भी सकते हैं, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा एक ईजियर तरीका मिल गया और मुझे बेटर भी लगा, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो अब हमें एक्चुअल सीक्वेंस प्रिंट करना है जिससे ये मैक्सिमम वाली वैल्यू हमें एक्चुअली मिल जाए। तो इसमें ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर ऐसे मान लीजिए अगर सारे वैल्यूज अगर पॉजिटिव होती तो क्या करते, इसको प्रिंट करने के पहले हम इसको प्रिंट करते। सिर्फ अगर ये नेगेटिव हो, कहने का मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो अगर नेगेटिव हो तभी हम ऐसा करेंगे कि इसको पहले प्रिंट करें इसको बाद में प्रिंट करें। तो मैं बेसिकली एक DFA स्टार्ट करूँगा -1 से, और जो जो पॉजिटिव है इनमें से उन सब में जाता जाऊँगा। ओके, और क्योंकि DFA मतलब ऑब्वियसली रिकर्सिव होता है तो फिर यही करूँगा कि जैसे अगर मैं इस वर्टेक्स पे हूँगा तो जो जो पॉजिटिव है उनमें चला जाऊँगा, और ऐसे मैं तब तक जाता रहूँगा जब तक मुझे या तो किसी लीफ पे पहुँच जाऊँ, मतलब कि इससे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, या फिर ऐसी जगह पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे सारे आउटगोइंग एज नेगेटिव है, क्योंकि मैं नेगेटिव वाले वर्टेक्स को फॉलो नहीं करूँगा। जैसे अगर यहाँ से एक और जा रहा होता और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं इसको ऐसे नहीं फॉलो करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पहले ऑपरेशन करना है यहाँ पे ऑपरेशन करने से। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने DFA स्टार्ट किया, मैं इधर गया फिर इधर गया, तो जब तक मुझे पॉजिटिव मिलता जाएगा मैं इनको विजिट करता रहूँगा। और जो जिस ऑर्डर में मैंने विजिट किया उसके रिवर्स में मुझे प्रिंट करना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से DFA स्टार्ट करके इधर गया फिर इधर भी गया तो मुझे सबसे पहले ये प्रिंट करना है, फिर ये प्रिंट करना है। फिर मैं यहाँ से DFA स्टार्ट करके यहाँ गया फिर यहाँ भी गया, तो पहले ये प्रिंट करूँगा फिर वापस इसमें जाके ये प्रिंट करूँगा फिर ये प्रिंट करूँगा। तो इस तरह मुझे ये प्रिंट करना है, और सिर्फ उनको प्रिंट करना है, मतलब सिर्फ उन्हीं को विजिट करना है जो पॉजिटिव है। तो अच्छा, अब जो नेगेटिव बच गया उनका क्या करूँ? तो जो नेगेटिव बच गए, जैसे मतलब इसके आगे एक नेगेटिव आ जाता और फिर उसके आगे एक और नेगेटिव आ जाता, तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें इसको नहीं पहले प्रिंट करना है, पहले इसी को प्रिंट करना है। उसी तरह अगर यहाँ पे एक नेगेटिव होता और फिर उसके आगे एक और नेगेटिव होता तो हमें पहले इसको प्रिंट करना है। तो बेसिकली इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें थोड़ी टेक्निक लगानी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो इनिशियल DFS में जितने भी हमारे पास विजिट हुए तो सारे पॉजिटिव वाले केवल विजिट होंगे, और उनकी एडजेसेंट अगर कोई नेगेटिव भी है तो उसको मैं क्या करूँगा एक क्यू में डाल दूंगा। इस क्यू में मैं इस तरह डाल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये वाला मतलब ये जो कंपोनेंट है ये पूरा जब विजिट हो जाएगा उसके बाद मैं इस क्यू में जो एलिमेंट्स है उनको विजिट करूँगा। तो इससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि अगर ऐसे एक नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव है तो ये वाला पहले ना विजिट हो जाए। तो बस यही मेन आइडिया था, और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह से ही आएगा, मतलब DP की, ग्राफ की और
इन मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है इसमें। तो इन सब चीज़ों की अगर नॉलेज नहीं है अच्छे से तो फिर हो सकता है कि मेरे इस ट्यूटोरियल की बात भी ढंग से ना समझ में आया हो, लेकिन जिनको आता होगा आई होप उनको समझ में आ गया हो। और तो मैं थोड़ा सा अपना कोड अभी भी दिखा देता हूँ फिर से। तो मैंने बेसिकली 2 DFS लिए। तो एक DFS तो जो DP वाली एरे है उसमें सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो मतलब एक्चुअली मैंने सबसे पहले रिवर्स ग्राफ बनाया, ओके। और मैंने 2 DFS लिए हैं, DFS और DFS2। तो एक DFS में मैं DP की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। वो वही स्टैंडर्ड टेक्निक है कि अगर विजिटेड नहीं है तो विजिट कर लिया और विजिटेड मार्क कर दिया, और अगर ग्रेटर देन 0 है तभी मैंने उसको ऐड किया। तो इस तरह मैं कर रहा हूँ। और फिर मैं एक क्यू रख रहा हूँ, ये सेकेंड वाले DFS के लिए मैं एक क्यू रख रहा हूँ। तो मैंने DFS को -1 से स्टार्ट किया और फिर मैंने एक क्यू रखी हुई है। तो अगर जैसे कोई पॉजिटिव एलिमेंट मिला तो उसको तो मैंने विजिट ही कर लिया, और मतलब विजिट करके मैं ऑर्डर में उसको पुश बैक करते जा रहा हूँ। ऑर्डर एक वेक्टर है, ऑर्डर को ही प्रिंट करूँगा। और वरना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि अगर पॉजिटिव मिला तो ठीक है, नेगेटिव मिल रहा है उसको क्यू में डाल दे रहा हूँ। और एक एक करके मैं क्यू के एलिमेंट्स को निकाल के सब पे DFS कर रहा हूँ, और फाइनली मैं जो ऑर्डर था उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रॉब्लम डी का कोड। और ई में मुझसे पता नहीं थोड़ी सी शायद गड़बड़ हो रही है, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाया उसको। बट ये तो मतलब इस वीडियो में मैंने मतलब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये 4 प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हुई तो इन 4 का मैंने बनाया। और मैं आगे के भी कॉन्टेस्ट का बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको कंटेंट मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड पीस आउट।